डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। धीरंजन मालवीय 1952। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुबरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। ये एमएससी सांख्यिकी, एमबीए और एलएलबी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए हैं। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां लिखी हैं, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। वेंकट रामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था, उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जेल में हैं। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना, प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? प्रश्नवाचक। कुछ और क्यों नहीं? प्रश्नवाचक। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए।
रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था विराम। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे विराम। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे विराम। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, कौमा, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी विराम। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की विराम। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए विराम। पैरा रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था विराम। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था विराम। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था विराम। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, कौमा, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी विराम। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे विराम। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए विराम। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई विराम। पैरा कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा विराम। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते, कौमा, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी विराम। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, कौमा, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था विराम। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना विराम। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था विराम। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते विराम। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, कौमा, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता विराम। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए विराम। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे विराम। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी, कौमा, दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे विराम। पैरा वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, कौमा, चैलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, कौमा, वहीं वीणा, कौमा, तानपुरा और मृदंगम भी उन्होंने काम किया विराम। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है विराम। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए विराम। पैरा उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली विराम। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था विराम। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर
कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें विराम। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था विराम। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, कौमा, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थीं, विराम। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे, विराम। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था, विराम। पैरा। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए, विराम। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, विराम। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे, विराम। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरें लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। संपूर्ण विराम।